दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से समर ने बिजली पर अपना अधिकार कर लिया था और उसने पार्क को पहले साउथ की दिशा में भेज दिया था। खुद नॉर्थ की दिशा में आ गया था, लेकिन पार्क उसकी चाल को समझ गया था। वो जल्दी से नॉर्थ की दिशा में आया और उसने देखा कि समर उसके सामने ही है। आते ही वो समर से बड़े घमंड के साथ बोल रहा था कि वो अब उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन उसे अब पता नहीं था कि समर ने अभी बिजली को अपने पास ग्रहण कर लिया है। अभी लड़ाई बहुत ही भयंकर होने वाली थी। दोस्तों, आज के एपिसोड 145 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर करें। कल के बहुत सारे दोस्तों ने हमें कमेंट करके बताया कि ये एपिसोड आप शाम को 6 बजे ही डालें। तो कल से हमारी ये कहानी सीक्रेट घर जमाई शाम को 6 बजे ही आया करेगी। और दोस्तों, अगर और भी कोई क्वेरी है तो आज भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इस कहानी का टाइम 6 बजे करें या ना करें। आप अपने कमेंट जरूर करें। तो कल से हमारी ये कहानी सीक्रेट घर जमाई सुकून एफएम चैनल पर शाम को 6 बजे आया करेगी। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 145 में आपका मैं मनदीप फिर से स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं कहानी। तभी वहां पर पार्क पहुंच गया। उसने मुस्कुराते हुए बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, समर, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया। इस बार तुम निश्चित रूप से मारे जाओगे। पार्क के पीछे ताइक्वांडो परिवार के सारे फाइटर मौजूद थे। उसकी बात सुनकर समर ने अपनी भौहें तान दी। उन लोगों से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? बिजली गिरने से उसका पूरा शरीर भयानक रूप से काला हो गया था, लेकिन उसका शक्ल अभी भी वही था। तभी समर को किसी के हंसने की आवाज आई। एक छोटे बालों वाले युवक ने उसकी तरफ हंसते हुए कहा, समर, तुमने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, इसलिए आज तुम पर कर्मों की बिजली गिरी। बाकी सब भी उसकी बात मानकर समर पर हंसने लगे। यहां तक कि पार्क भी हंस रहा था। तभी समर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अब और बात करोगे तो तुम पर भी बिजली गिरेगी। समर की बात सुनकर उस युवक ने हंसकर कहा, मैं अभी भी बोल रहा हूं, बताओ कहां है बिजली? मेरे बोलने पर मेरे ऊपर बिजली क्यों गिरेगी? उसे यकीन नहीं था कि यह बिजली उस पर गिरेगी। दिन साफ था और धूप खिली हुई थी। बिजली नहीं गिर सकती थी। तभी उसकी बात सुनकर समर ने उस युवक की तरफ देखते हुए गरजते हुए मंत्र फुसफुसाया। मंत्र पढ़ते ही अचानक आकाश से उस युवक पर एक बिजली गिर गई। उसकी तलवार भी टूट गई। युवक ने बेहोश होकर जमीन पर गिरने से पहले डर के मारे समर को देखा और धीरे से कहा, क्या क्या बिजली सचमुच गिरी? सबके सब स्तब्ध हो गए थे। वो युवक बड़ा घमंडी था और कह रहा था कि बिजली नहीं गिरेगी, और अगले ही पल उसके ऊपर बिजली गिर गई। ये देखकर तो पार्क भी डर गया। उसको बड़ा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दिन साफ में बिजली कैसे गरज रही थी। तभी समर ने उपहास करते हुए कहा, देखो, ये बहुत ज्यादा बात करने का नतीजा है। ये कहते हुए उसने जमीन पर पड़े जले हुए शरीर को देखा। उसकी बात सुनकर पार्क नाराज हो गया, क्योंकि समर उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा था। आखिरकार वो उसे मारने ही आया था। इसलिए पार्क ने गुस्से में अपने पास खड़ी भीड़ से कहा, तुम सब लोग जाओ और समर को मार डालो। समर ने भगवान जैसी मुद्रा बना ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग कोशिश करो, वरना तुम पर भी बिजली गिरेगी। मेरी बात को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भगवान हूं और जो कहता हूं वो होकर रहता है। हा हा, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। समर की बात सुनकर सब डर गए। उन्हें याद आ गया कि छोटे बालों वाले युवक के साथ वही हुआ था। तभी पार्क ने उदास चेहरे के साथ अपने सब ऑर्डिनेट से कहा, सालो, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं। ये कुछ भी नहीं कर सकता। तुम सब लोग आगे बढ़ो और इस घमंडी को मार डालो। फाइटर्स ने अंततः तर्क दिया कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि एक बार स्ट्राइक हुई थी, दूसरी बार स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, और वो उसे मारना आसान था। ये सब लोग बड़े पावरफुल थे, ताइक्वांडो परिवार का हिस्सा थे, और इसलिए वो समर से डरते बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने समर को घेर लिया और अपने हथियारों से हमला कर दिया। विशाल एनर्जी हवा में लहरा रही थी, उनके आसपास के पेड़ों के ऊपर से उड़ रही थी। तभी उनको अपनी तरफ आता हुआ देखकर समर ने अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना करने का नाटक किया और कहा, हे इंद्र भगवान, प्लीज 8 और बिजलियां भेज दीजिए। इन 8 कमीनों को मार डालिए।
जो बहुत ही शांत और पावरफुल होने का नाटक कर रहे हैं। समर ने प्रार्थना करते ही अपने हाथों में सीक्रेट रूप से बिजली रत्न को पकड़ा हुआ था, ताकि उसके दुश्मन इन्हें देख सके कि क्या हो रहा है। उसकी बातें सुनकर आठों लोग चौंक गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आकाश बिल्कुल शांत था, तो वो हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, आह, क्या तो मजाक कर रहे हो, कहाँ है बिजली? सभी हंस रहे थे। उनको लग रहा था कि ये ऐसे मौसम साफ में बिजली कैसे आ जाएगी। आठों अभिमानी हो गए। उन्होंने अपने हथियार से समर पर हमला कर दिया। हालांकि उनके हथियार समर को छू भी पाते, इससे पहले आकाश से 8 बिजलियां गिर गई। ये बहुत ही तेज थी, नंगी हथियारों और आंखों से नहीं दिखाई दे रही थी। ताइक्वांडो फाइटर बुरी तरह से घायल हो गए थे। आठों के आठे दर्द से चिख रहे थे। उनके हथियार टूट गए और शरीर जल गई। वो जमीन पर कांप रहे थे। उनको लग रहा था कि जिंदगी अब उनकी आखिरी पड़ाव पर है। समर ने अपने हाथ जोड़े और सहानुभूति पूर्वक कहा, देखो मैंने क्या कहा था, तुम लोग नहीं रुके। मुझे लगता है कि तुम्हें दर्द पसंद है। समर की बात से नाराज होकर जमीन पर मौजूद 8 लोगों की मौत हो गई। पार्क को ये जानकर सदमा लगा कि आठों फॉलोअर्स रहस्यमय बिजली से मर गए। कुछ ही सेकंड पहले वो बहुत ही खुश थे, वो नास्तिक था, और अब उसकी आस्था को चुनौती मिल गई थी। वरना इतने साफ दिन में बिजली क्यों गिरती? कोइंसिडेंस से 9 बिजली के झटकों से उसके सभी ऑर्डिनेट्स कैसे मर सकते थे? उसे यकीन हो रहा था, लेकिन सामने का नजारा उसे बता रहा था कि यह सच है। हवा अभी भी बिजली में कड़क से स्टैटिक ऊर्जा से गूंजती हुई थी। पार्क ने मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, समर, मुझे परवाह नहीं, तुम इंसान हो या शैतान, लेकिन आज तुम निश्चित रूप से मरने वाले हो। पार्क ने सोचा कि उसके सब ऑर्डिनेट पर बिजली गिरने का कारण उन सभी के पास धातु के हथियार थे। इसलिए वो मान रहा था कि उसे बिजली नहीं लगेगी, क्योंकि उसके पास कोई धातु का हथियार नहीं। उसने तय कर लिया था कि दुर्घटना की स्थिति में वो समर के ज्यादा करीब नहीं जाएगा। जब उसने अपने किंगडम का इस्तेमाल करके हमला करने की सोची, क्योंकि उसे लगा कि समर बहुत रहस्यमयी है, पार्क गुस्से से चिल्लाया, शीतल जल किंगडम! ये चिल्लाते हुए उसने अपने किंगडम को एक्टिवेट कर लिया। पानी से भरा इलाका, हालांकि वो बह रहा था और नरम था, फिर भी उसने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया था। समर अपने किंगडम से लड़ने के लिए अपने किंगडम का उपयोग करने जा रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि पार्क ने जल किंगडम का उपयोग किया है, तो जोर जोर से हंसने लगा। समर ने चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ, पानी बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है, देखते हैं मेरी बिजली से तुम कैसे मरते हो। समर ने पार्क की तरफ देखा और जोर से प्रार्थना करते हुए कहा, हे इंद्रदेव, प्लीज अपनी बिजली का इस्तेमाल कीजिए और इस बेवकूफ को मार डालिए। पार्क बड़ा नाराज था, क्योंकि समर ने उसे बेवकूफ कहा। वो परिवार का सबसे पावरफुल फाइटर और ड्रैगन ग्रुप एनसीआर मार्शल आर्ट कंपटीशन का टीम लीडर था, इसलिए बेवकूफ कहे जाने पर उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। पार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, समर, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए मुझ पर कोई बिजली नहीं गिरेगी। तुम मुझे ऐसे नहीं डरा सकते। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी, समर क्या कह रहा है। जैसे ही पार्क ने बोलना बंद किया, तभी अचानक उसके ऊपर बिजली चमकी, पूरे आकाश को रोशन कर दिया। पार्क ने जब अपने ऊपर बिजली गिरती हुई देखी, तो भय से भर गया था। पार्क ने डर और अफसोस से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या क्या सचमुच बिजली गरज रही है? धूप वाले दिन में बिजली कैसे गिर सकती है? जब उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी आंखों से उसने देखा था, अब उसे यकीन हो गया था। समर ने अचानक एक तूफान बुला लिया है और बिल्कुल भगवान की तरह। पार्क का चेहरा पीला पड़ गया। वो पलटकर भागने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बिजली इतनी तेज थी, उसने तुरंत पार्क के शीतल जल किंगडम को अपनी चपेट में ले लिया। पार्क का शरीर बिजली की चपेट में आ गया और एक चटक की आवाज निकली। शीतल जल किंगडम ने बिजली की तीव्रता बढ़ा दी। पार्क का पूरा शरीर सिर से पैर तक जलकर काला पड़ गया। उसने समर को ऐसे देखा जैसे उसने कोई राक्षस को देख लिया हो। समर ने दयनीय होने का नाटक किया और कहा, मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुम अहंकारी बने रहे, मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब अपने आप को देखो। पार्क ने बोलने की कोशिश की और कहा, यू यू, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और समर को डर भरी आंखों से देखता रहा। पार्क का शरीर मानो दौरे पड़ने के जैसे ऐंठ गया था और दुखों से भरा हुआ था। अचानक उसके मन में एक भयानक विचार आया और शायद बिजली
को कंट्रोल कर सकता है। समर ने अपने जानलेवा चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ जवाब दिया और कहा, ओह, क्या तुम ये कह रहे हो कि जीना बहुत कष्टदायक है? ठीक है, मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। मैं इसे तुम्हारे लिए अभी खत्म कर देता हूँ। समर की बात सुनकर पार्क घबरा गया। उसने अपने शरीर को और जोर से हिलाया। उसने समर की तरफ देखा। वो उसे दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। समर ने एक ही बार में पार्क की गर्दन तोड़ दी। उसने उसका जीवन ही खत्म कर दिया और उस मर्द शरीर में बदल दिया। उसको मारने के बाद समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, बुरा तो नहीं है। 9 लोग मर गए हैं। अब मेरे पास 9 एंशियंट मार्शल फाइटर टोकन हैं। उसने पार्क और उसके आदमियों के 9 एंशियंट मार्शल टोकन निकाले और धीरे से वहां से निकल गया। समर को अभी अभी 9 टोकन मिले थे, साथ ही ब्लैक हुड जासूस और खुद को मारने से मिला एक टोकन, और उसके पास अब कुल 11 एंशियंट मार्शल आर्ट टोकन थे। एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर टोकन की वजह से इन्फर्नो थंडर माउंटेन में अक्सर फाइट और संघर्ष होते। एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटरों के अलावा यहाँ विकसित प्राणी भी थे जो संघर्षों में शामिल थे। मनुष्यों पर वो हमला करते थे। कुछ मीटर दूर जाते ही उसे एक जंगली सुअर का सामना करना पड़ा। ये सुअर बड़ा बड़ा था, 5 मीटर लंबा, और उसके 8 सफेद डंक वाले दांत थे जो भयावह रूप से चमक रहे थे। सुअर ने समर को देखा और अपनी पुअर पावर के साथ उसकी तरफ दौड़ पड़ा। तभी उस सुअर को देखकर डार्क नाइट एम्परर ने समर से टेलीपैथी से कहा, छोटे, हमला करने के बजाय मोर्टल प्रेडेटरी बॉडी की पावर का उपयोग करो। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया। उसने अभी अभी उस मोर्टल बॉडी का तकनीक का पहला लेवल सीखा था, और वो देखना चाहता था कि ये तकनीक कितनी पावरफुल है, क्योंकि इससे उस अमर शरीर प्राप्त करने में मदद मिलती। विकसित सुअर बड़ा पावरफुल था और वो जोर से जमीन पर पैर रखता तो लगभग 30 सेंटीमीटर गहरे 4 विशाल गड्ढे बना देता। विकसित सुअर का वजन लगभग 10,000 पाउंड था। समर शांतिपूर्ण खड़ा रहा। विकसित सुअर को घूरते हुए उसने मन में मॉर्टल बॉडी तकनीक को एक्टिवेट कर लिया। तभी सुअर के नुकीले दांत समर के शरीर पर जोर से लगे और जोरदार धमाके की आवाज आई। समर पर कोई नुकसान नहीं हुआ और उसके नुकीले दांत टूट गए। समर को लगा कि उसका शरीर दोगुना पावरफुल और कठोर हो गया, क्योंकि वो रोमांचित और एक्साइटेड था। मॉर्टल बॉडी तकनीक बड़ी पावरफुल थी। ऐसी भी अफवाहें थी कि अगर इंसान इस तकनीक के एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच जाए तो नर्क को बनाए रखने के लिए बड़ा पावरफुल हो जाता। ये निश्चित था कि समर अभी भी जिस लेवल पर था उस पर नरक को बरकरार नहीं रखा जा सकता, लेकिन एक विकसित सुअर को बरकरार रखना आसान था। सुअर दर्द से चीख उठा, क्योंकि उसके नुकीले दांत टूट गए। उसके दांत ही उसके ये हथियार थे। सुअर अपने अंदर भड़की हुई आग के साथ चीखा। समर की तरफ फिर से टकरा गया। सुअर का शरीर समर के शरीर से टकराया और उसकी खोपड़ी टूट गई। समर अभी भी स्थिर खड़ा रहा। वो बड़ा अवाक होकर सुअर को देखता जा रहा था। उसके शरीर पर गिरकर ही सुअर मर गया। समर ने यह सब देखते हुए मन ही मन सोचा, हे भगवान, मेरा शरीर का चमड़ी इतना मोटी हो गया, शायद शहर की दीवार से भी मोटी। यहां तक कि एक सुअर भी टकराकर मुझसे मारा गया। वास्तव में समर की त्वचा मोटे कहने के बजाय कठोर और उल्का पिंड से भी अधिक कठोर हो गई। समर जानता था कि वो मोर्टल बॉडी के पहले लेवल पर था और उसके बाद आत्मा का शरीर आता था, फिर एम्परर का शरीर। उन सभी लेवलों को प्राप्त करने के लिए बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि वो जानता था कि वो अपराजय हो जाएगा। समर ने देखा कि उसके स्थान से लगभग 200 मील उत्तर आकाश में अचानक पटाखे खिल उठे। वो समझ गया कि यह फूल परी का संकेत है, क्योंकि उसके पास भी एक ऐसा ही सिग्नल डिवाइस था जो फूल परी ने ही दिया था। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और खुद को अपने आप से कहा, क्या फूल परी मुसीबत में है? वो इस बारे में सोच सोच कर चिंतित हो रहा था। समर को पता था कि फूल परी आमतौर पर सिग्नल नहीं भेजती। समर ने बड़बड़ाते हुए कहा, अब मैं बिजली रत्न के साथ आसमानी बिजली को नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं मोर्टल बॉडी के पहले चरण पर पहुंच गया हूँ। मुझे लगता है कि मैं फूल परी की मदद कर दूंगा। और वो सोचते हुए 200 मील उत्तर की तरफ चला गया। इसी बीच लगभग 200 मील उत्तर में एंशियंट मार्शल आर्ट टीम, यूं कहें कि फूल परी, कुछ समस्याओं का सामना कर रही थी। उनके सामने विशाल घाटी में लगातार गरज और बिजली की चमक थी। घाटी के अंत में एक लाल पवित्र पौधा था और उसे बिजली स्पिरिट फ्लावर के नाम से जाना जाता था। यह दुर्लभ पौधा, क्योंकि यह केवल थंडर वैली में पाया जाता था। इस पौधे का सेवन करने के बाद सामान्य इंसान सीधे एक एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर बन जाता। अगर कोई एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर इस पौधे का सेवन कर ले
तो उसका शरीर अगले लेवल पर पहुंच जाए। इसके प्रभावों के कारण हर कोई उसे पाने की इच्छा रखता। वास्तव में इंडिया एंशियंट मार्शल आर्ट टीम, ओजा सेक्ट, जापान के कैंडो सेक्ट, बियर नेशन के किलर कैंप जैसी अन्य शक्ति भी उसे लेने के लिए यहाँ इकट्ठा हो गई थी। चूंकि थंडर स्पिरिट फ्लावर बड़ा पावरफुल था, इसलिए बहुत से लोग इसके एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। ये एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर टीमें न एक दूसरे के एंशियंट मार्शल आर्ट टोकन के लिए लड़ रही थी, बल्कि उस फूल के लिए भी लड़ रही थी। यहाँ इकट्ठा हुए लोगों की संख्या को देखते हुए फूल परी ने समर को संकेत दिया और मदद मांगने के लिए बुला लिया। वो जानती थी कि समर कितना पावरफुल है। अचानक फूल परी ने दो टीमें, जापान के बुशेडो परिवार और कराटे परिवार का ध्यान आकर्षित कर लिया। ड्रैगन ग्रुप एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर कंपटीशन जापान के प्रशांत द्वीप पर हो रहा था। ज्यादातर टीमें जापान से ही थी। कुल 4 टीमें थी और वो सभी टॉप 4 रैंक वाले परिवारों की थी, सिवाय 5वें निंजा परिवार के। उसने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। हालांकि फूल परी इतनी पावरफुल थी कि यहाँ सभी को हरा सकती थी, लेकिन वो अपनी टीम को मरते हुए नहीं देख सकती थी। थंडर वैली में हर 3 घंटे में बिजली का तूफान, हर बार 3 मिनट के लिए थंडर स्पिरिट फ्लावर की चाहत रखने वाले ये बेहतरीन मौका होने वाला था। हालांकि इन 3 मिनटों के भीतर ही सभी लोग लड़ाई शुरू करने वाले थे। जो भी पहले बाहर निकल जाएगा उस पर बिजली गिरने वाली थी। ईजो ने ठंडी मुस्कान के साथ आसपास के मौजूद एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर टीमों से कहा, यह फूल हमारे कैंडो सेक्ट का है। मुझे उम्मीद है कि जब बिजली थम जाएगी तो तुम लोग उससे मुकाबला नहीं करोगी। ईजो बड़ा पावरफुल फाइटर था। उसे तलवार लीग का तीसरा किंग कहा जाता। ईजो की बात सुनकर आसपास के सभी कमजोर मार्शल आर्ट फाइटरों की टीमें डर गई। हालांकि वो फूल तो चाहते थे, लेकिन अब कैंडो का मुकाबला नहीं कर सकते थे। निश्चित रूप से सभी फाइटर की टीमों ने हार मान ली। ओजा सेक्ट, किलिंग कैंप, इंडिया टीम जैसे कुछ पावरफुल टीमें पीछे नहीं हटी। बुशिडो परिवार और कराटे परिवार की तरह वे भी पीछे नहीं हटे। जापान के 5 पावरफुल परिवारों का हिस्सा होने के नाते वे कैंडो सेक्ट जितना ही पावरफुल थे। वहीं जब समर थंडर वैली पहुंचा तो उसने देखा कि दर्जनों मार्शल आर्ट फाइटरों की टीमें चुपचाप एक फूल को घूर रही है। तभी अचानक डार्क नाइट एम्परर की आवाज समर के दिमाग में गूंज गई। उसने धीरे से कहा, यह फूल तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर सकता है। ये मॉर्टल बॉडी के लेवल को भी बढ़ा सकता है। समर खुशी से भर गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि फूल उसकी पावर को बढ़ा सकता है। समर ने अपने दिल में फैसला कर लिया कि ये थंडर स्पिरिट फ्लावर तो उसी का होगा। तभी फूल परी ने कोमल और सुंदर मुस्कान के साथ समर से कहा, समर, मुझे खुशी हो रही है कि तुम यहाँ आ गए। हमें बाद में फूल लेते जाने समय चुपके से हमला करने वालों से सावधान रहना होगा। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाते हुए कहा, जापान से बहुत सारे लोग हैं, वो सबसे पावरफुल हैं। मुझे डर है कि अगर हमें फूल मिल भी गया तो हमारा पीछा करते रहेंगे। तभी उनको एक ठंडी आवाज सुनाई दी, समर, तुम इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हो कि तुम्हें फूल मिल जाएगा? यह आवाज ओजा सेक्ट की टीम के कैप्टन की ओर से थी। उसकी बात के जवाब में समर ने धीरे से कहा, यह फूल मेरा है। अगर तुम मेरे साथ कंपटीशन करोगे तो तुम पर बिजली गिरेगी। समर की अहंकारी टिप्पणी से लोग हंसने लगे। उसका मजाक उड़ाते हुए आपस में चर्चा करने लगे। एक लड़के ने हंसते हुए जोर से कहा, ओहो, क्या तुम बिजली के देवता हो जो तुम्हारे कहने पर बिजली गिरेगी? एक लड़के ने और हंसते हुए कहा, ओह हाँ, बिजली गिरेगी। चलो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अगर तुम बिजली गिरा सकते हो तो मुझ पर गिराओ। एक और लड़के ने कहा, चलो भाई, अगर मुझ पर बिजली गिर गई तो मैं कंपटीशन छोड़ दूंगा। चारों तरफ हर कोई एक के बाद समर का मजाक उड़ा रहा था। समर का मजाक उड़ाने वालों में एक ओझा सबसे अलग था। समर से सबसे ज्यादा नाराजगी थी, क्योंकि वो जानता था कि समर ने डार्क आइलैंड पर ओझा को मार डाला। समर ने इस ओझा को देखा और मन में बिजली का मंत्र बुदबुदाया। सीधे आकाश से बिजली गिरा दी। तभी आसमान से एक लाल बिजली गिरी और सीधे ओझा पर जा पड़ी। ओझा का शरीर काला पड़ गया। वो जलने लगा और जमीन पर गिर पड़ा, छटपटाने लगा। उसकी सांसें थम गई और उसकी मौत हो गई। समर ने तुरंत दया दिखाने का नाटक किया और यंग ओझा का मजाक उड़ाते हुए कहा, हो, मैंने तुमसे कहा था कि इतना घमंड मत करो। अब देखो तुम्हें क्या मिला, बिजली का झटका। जो कुछ भी वहां पर हुआ, सब लोग अब ये देखकर समर से डरने लगे थे। वहीं ओझाओं ने यंग ओझा के मृत शरीर को देखा और गुस्से से भर गए। ऐसा इसीलिए था क्योंकि इस यंग ओझा
में एक पावरफुल ओझा बनने की अपार क्षमता थी। फिर भी वो मर चुका था। वो समर को यंग ओझा की मौत के लिए दोषी ठहरा रहे थे, उसे नफरत भरी नजरों से भी देख रहे थे, उसके जीवन के अंत की कामना कर रहे थे। थंडर वैली के बाहर किसी भी पल फाइट शुरू होने वाली थी। फूल परी और शिवांगी समर के पीछे पीछे चल रही थी, ओझा को घूर रही थी। फाइट अगर शुरू हुई तो ये दोनों महिलाएं हमला जरूर करेंगी। तभी एक अधेड़ उम्र का ओझा ने अपने पेशेंस को खो दिया। उसने सबसे पहले हमला करना शुरू कर दिया। ओझा ने अपनी काली शाही जैसे हथेली को भय के बल से भरकर हवा में लहराया और समर की तरफ निशाना साध दिया। लेकिन समर एकदम स्थिर रहा। फिर भी शिवांगी ने अपनी चालें चली। उसने अपनी उंगली से ओझा को हल्के से छुआ, लेकिन वो एक भयानक पावर से भर गई। ओझा के शरीर का एक खून का छेद बन गया और उसने उसकी जान ले ली। ओझा सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने जब शिवांगी की तकनीक देखी तो उसका चेहरा भय से भर गया। उसने डरते हुए खुद से बुदबुदाते हुए कहा, फायर एम्परर फिंगर, क्या तुम जानती हो कि फायर एम्परर फिंगर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? फायर एम्परर की उंगली फायर एम्परर सेक्ट की सबसे बेस्ट तकनीक थी। ऐसी अफवाहें थी कि तकनीक सभी मार्शल ध्यान तकनीकों की सबसे पावरफुल थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि उसे एंशियंट मार्शल ध्यान तकनीक नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साधना की तकनीक थी। हालांकि ये तकनीक बड़ी विवादास्पद थी। निसंदेह इसकी प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल था। अब तक सिर्फ फायर एम्परर सेक्ट के सेक्ट मास्टर ही इसका इस्तेमाल करना जानते थे। ये जानकर सभी लोग हैरान थे कि शिवांगी इसका इस्तेमाल कैसे कर रही है। तभी डार्क नाइट ने टेलीपैथी से समर के दिमाग में कहा, छोटे, वो महिला और उसकी फायर एम्परर फिंगर तकनीक इतनी आसान नहीं है। उसकी बात सुनकर समर ने भौहें सिकोड़ ली। उसने भी टेलीपैथी से बात करते हुए कहा, सीनियर, उसके भीतर एक सीक्रेट पावर भी है। उसके बात के जवाब में डार्क नाइट एम्परर ने गंभीरता से कहा, हाँ, लगता है किसी आत्म साधक ने उसके शरीर में अपनी कुछ पावर छोड़ी है। एक बार वो मुहर खोल दे तो अपराजय फाइटर बन जाएगी। ये देखकर कि शिवांगी ने एक उंगली से ओझा को मार डाला, सब हैरान थे। ओझा सेक्ट के लोगों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। अधेड़ उम्र के ओझा कैप्टन ने गंभीरता से कहा, शिवांगी, हमारे ओझा सेक्ट के लोगों में से एक को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम पूरे ओझा सेक्ट के साथ दुश्मनी करना चाहती हो? तभी शिवांगी ने बड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, मैंने उससे पहले ही मार डाला, तुम इसमें क्या कर सकते हो?" हालांकि ओझा सेक्ट पावरफुल था, फिर भी वो फायर एम्परर सेक्ट की तुलना में बड़ा कमजोर था, इसलिए शिवांगी उससे नहीं डरती थी। ओझा सेक्ट के लोग उसकी बात सुनकर गुस्से से भर गए। वो अपना गुस्सा दिखाना चाहते थे, लेकिन सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने उसे रोक दिया। ओझा सेक्ट के सेक्ट मास्टर होने के नाते वो जानते थे कि फायर एम्परर सेक्ट कितना पावरफुल है। ये इंडिया के एंशियंट मार्शल आर्ट तकनीक किंगडम की एक गहरी छिपी हुई पावर है। ओझा सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने अपने लोगों को रोका और शिवांगी को धमकी देते हुए बोला, शिवांगी, ओझा सेक्ट इसे याद रखेगा। हर कोई बता सकता था कि ओझा सेक्ट का सेक्ट मास्टर डर गया था। जब भी उसने धमकी दी, वो अंत उसका बुरा नहीं दिखाना चाहता था। वहीं समर बड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने अपना आभार व्यक्त करते हुए शिवांगी से कहा, थैंक यू मिस शिवांगी। हालांकि समर ओझा से बड़ा भयभीत तो नहीं था, फिर भी सराहना में शिवांगी के लिए आवाज उठाई। शिवांगी ने होठ ऊपर की तरफ मोड़ लिए और उसने उसे वार्निंग देते हुए कहा, समर, तुम्हें सावधान रहना होगा। जब तुम बाद में थंडर स्पिरिट फ्लावर को जब्त करोगे तो वे निश्चित रूप से तुम पर हमला करेंगे। शिवांगी के शरीर से मुहर होने के बाद वो एक अथनीय आभा के साथ बात करने लगी, जो कि समर के लिए आश्चर्य की बात थी। समर मुस्कुराया और उसे इसी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसके पास बिजली रत्न था और थंडर वैली में एक बेहतरीन खजाना था। लगभग 15 मिनट के बाद ईजू ने अचानक कहा, गड़गड़ाहट बंद हो गई, हमारे पास 3 मिनट है। तुम लोग जो भी हमारे पीछे हो उन्हें रोको और मैं थंडर स्पिरिट फूल को जब्त कर लूंगा। ईजू का शरीर ऐसे हिल रहा था जैसे किसी तीर को किसी मजबूत धनुष से छोड़ा गया हो। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी। वो सीधे थंडर वैली में दूसरी तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ एक चट्टान पर एक लाल थंडर स्पिरिट फूल खड़ा था। ईजू को आगे बढ़ता देखकर बाकी एंशिएंट मार्शल आर्ट फोर्स के लोग भी आगे बढ़े। कैंडो सेक्ट के लोगों ने तुरंत आगे बढ़कर उन लोगों को अंदर आने से रोक दिया और ईजू के लिए एक मौका बन गया। तभी समर ने पैर जमीन पर जोर से दे मारा।
वो एक बाज की तरह ऊपर से उड़ गया और वो सीधे कैंडो सेक्ट के लोगों के ऊपर से उड़ गया। उसकी इतनी तेज रफ्तार देखकर फूल परी के चेहरे के हाव भाव भी बदल गए। उसे लगा कि पहली मुलाकात के बाद समर की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। समर ने सोचा कि फूल परी रहस्यमयी थी, यह इसके विपरीत भी था। फूल परी भी यही सोच रही थी कि समर के अंदर बहुत ज्यादा रहस्य है। समर तेजी से घाटी की दूसरी तरफ उड़ गया। इसी समय ईजू का हाथ खजाने को पकड़ने के लिए फ्लावर की तरफ बढ़ चुका था। थंडर स्प्रिट फूल आसमानी बिजली को सोख लेता था। उसमें तूफान को सार प्रवाहित करने का मौका था। ये लाल रंग का था और लगभग एक हथेली के आकार का। पत्तों पर बिजली की झिलमिलाहटें दौड़ रही थी, इधर उधर उछल रही थी। ईजू खुशी से झूम उठा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और थंडर स्प्रिट फ्लावर छीनने के लिए तैयार हो गया। समर ने उसे देखा। उसका शरीर बिजली की तरह फ्लावर की तरफ बढ़ गया। उसने उसे उसी समय उठा लिया जबकि ईजू उसे पकड़ने ही वाला था। ये देखते ही ईजू के भाव बदल गए। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। ईजू ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कमीने, ये थंडर स्प्रिट फूल मेरा है, इसे मुझे वापस दे दो। इस थंडर स्प्रिट फूल को पाने के लिए उसने लंबे समय से प्लान बनाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फ्लावर उसके शरीर को शुद्ध करने, पावर को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता था। उसके लिए अप्रत्याशित था समर उसे उसके सामने से छीन लेगा। वो इतने गुस्से में था कि उसे लग रहा था कि जैसे कोई ज्वालामुखी फटकर समर को जलाकर मार डालने के लिए तैयार हो। समर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह नियम किसने बनाया कि ये फूल तुम्हारा होगा? मैंने इसे पकड़ लिया, अब ये मेरा है। समर ने फूल को पकड़ा और महसूस किया। इसके चारों तरफ बिजली टिमटिमा रही थी, जिससे उसकी उंगलियां सुन पड़ गई। फ्लावर में अपार एनर्जी थी। समर उसे अपने हाथों में पकड़कर महसूस कर सकता था। उसे पता था कि थंडर स्प्रिट फ्लावर खाने के बाद वो और भी पावरफुल हो जाएगा। आसपास के लोगों ने भी उसकी स्थिति को देखकर आपस में बातें करना शुरू कर दिया। हालांकि समर की रेपुटेशन बहुत बड़ी हो चुकी थी, लेकिन वह सिर्फ इंडिया के एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड तक सीमित था। पूरे ड्रैगन ग्रुप के एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड में उसकी रेपुटेशन इजू से ज्यादा नहीं थी। इसके अलावा बहुत कम लोग डार्क आइलैंड पर समर की फाइट के परिणाम के बारे में जानते थे। अगर उन्हें पता चल जाए तो वो दंग रह जाते। इसलिए उनको लगा कि समर ने इजू से गलत पंगा ले लिया। तभी इजू ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कैंडो किंगडम। ये चिल्लाते हुए उसने समर पर कैंडो किंगडम छोड़ दिया। कैंडो किंगडम में पावरफुल आक्रमण की क्षमता थी और यह आक्रमण के लिए सबसे मजबूत किंगडम था। समर के चारों तरफ 3 किलोमीटर के दायरे में अनगिनत ब्लेड उसके टुकड़ों को काटने के लिए तैयार थे, जिसको देखते ही समर जोर से चिल्लाया, गुरुत्वाकर्षण किंगडम। समर ने अपने गुरुत्वाकर्षण किंगडम को एक्टिवेट कर दिया और एक विशाल बैकलाइट घुमट का निर्माण कर दिया। ब्लैक लाइट के पर्दे में एक जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण फोर्स थी, जिसने सभी ब्लेडों को जमीन पर खींच लिया। जब ब्लेड आपस में टकरा गए तो एक के बाद एक पोंक पोंक की आवाजें आने लगी। पूरे ब्लेड जमीन पर गिरे और तलवार के अनगिनत निशान छोड़ गए। हालांकि कैंडो किंगडम अनगिनत ब्लेडों में बदल गया, लेकिन उनमें से एक भी समर को चोट नहीं पहुंचा पाया। अपने कैंडो किंगडम को समर से हारता देखकर ईजू उदास हो गया। उसने समर को मारने का इरादा बना लिया। ईजू ही नहीं, आसपास के लोग भी हैरान थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ईजू समर का किंगडम नहीं तोड़ पाएगा। ईजू ने अचानक गुस्से में अपनी तलवार निकाल ली। उसकी तलवार 4 अंगुल चौड़ी थी। इंडिया की ट्रेडिशनल तलवार से थोड़ी ज्यादा चौड़ी, लंबाई भी ज्यादा थी, लगभग 160 सेंटीमीटर। जापान के तलवारबाजों की यही खासियत थी। उनकी तलवार हर पहलू में इंडिया की तलवारों से लंबी जरूरी थी। ये एक पावरफुल टीयर का उन्नत हथियार था। ईजू ने उसे अपने अनगिनत दुश्मन मारे थे और आज वो इस तलवार का इस्तेमाल करना चाहता था। ईजू जोर से चिल्लाया, स्वर्गीय किंग तलवार, विश्व विभाजन। ये चिल्लाते हुए उसने अपनी तलवार समर की गर्दन की तरफ घुमा दी। तलवार हवा को चीरती हुई एक बड़ी दरार में घुस गई, जिसे अंतरिक्ष में एक उतार चढ़ाव दिखाई देने लगे। तलवार के अपार पावर थी। अगर समर के शरीर से टकराती तो उसको टुकड़ों में बांट देती। समर रेड फायर तलवार निकालना चाहता था, लेकिन तभी उसने अपनी नई मॉडल बॉडी तकनीक का ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों न इस ध्यान तकनीक का पावर आजमाया जाए। कुछ समय पहले समर का शरीर अजेय था, जब वो सुअर से टकरा गया था और सुअर मर गया था। समर समझ रहा था कि उसका शरीर देवताओं की जैसा है। वो अपने नंगे हाथों से
उसके तलवार पकड़ने की कोशिश करना चाहता था। समर ने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपने हाथ से ईजू की तलवार पकड़ ली। उसकी हरकत देखकर ईजू का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें भय से भर गई। यह तलवार ईजू की सबसे तेज हथियार थी और ये उन्नत पावर की ग्रैंड मास्टर हथियार थी। ये टाइटेनियम स्टील की प्लेटों को भी आसानी से काट सकती थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि समर ने इसे अपने नंगे हाथों से कैसे पकड़ लिया था। तभी भीड़ में से एक लड़के ने समर की तारीफ करते हुए कहा, वाह, समर ने अपने नंगे हाथों से युगी की तलवार पकड़ ली। समर बहुत ताकतवर है। उसके पास खड़े लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, समर बहुत पावरफुल है। उसने अपनी हथेली से ईजू का हमला रोक दिया। पहले वाले लड़के ने धीरे से कहा, मैं तो सोचता हूँ कि ईजू अच्छा है और पावरफुल है, क्योंकि तलवार कला में वो थर्ड पोजीशन पर है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि वो इतना कमजोर और घटिया होगा। ईजू की तलवार की तारीफ करते हुए आसपास इकट्ठा लोग चर्चा करने लगे थे और अब उसका मजाक उड़ाने लगे थे। लोगों की बातें सुनकर ईजू का चेहरा उदास हो गया। उसने समर को गुस्से में देखा। काश वो उस इंसान को मार डालता जिसने उसका सबसे अच्छा मजाक बनाया। ईजू ने अपनी तलवार को दबाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन समर एक इंच भी नहीं हिला। समर को सिर्फ अपनी दाहिनी हथेली से पकड़े हुए था। उसने तलवार का बिल्कुल भी डर नहीं लगा। समर ने अपने दाहिने हाथ से तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और उसे घुमाकर ट्विट्जर बना दिया। ईजू की पुतली इस बदलाव को देखकर सिकुड़ गई। उसे पता चल गया कि समर के पावर को कम आंक लिया था। समर बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसकी कल्पना से परे है। समर ने तलवार को ट्विट्जर के आकार में मोड़ दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया था। ये सब देखकर ईजू के चेहरे के भाव बुरी तरह से बदल गए। उसने अपने पीछे खड़े कैंडो सेक्ट के लोगों को जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे समर बहुत पावरफुल है। मैं उसका अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए सब लोग मिलकर उसे मारने की कोशिश करो। सभी ने उसका ऑर्डर पाते ही तुरंत सिर हिलाकर कहा, जी कैप्टन। और ये कहते हुए कैंडो सेक्ट के सभी 9 लोग अपनी हाथ में अपनी तलवारें पकड़े हुए समर की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने तुरंत समर पर हमला कर दिया। तलवारें आकाश में एक चाप बनाते हुए समर की तरफ उड़ गई। सिर्फ कैंडो सेक्ट ही नहीं, बल्कि ओजा सेक्ट के ओझाओं ने भी समर पर हमला किया। समर की ताकत देखकर वो भी घबरा चुके थे, इसलिए वो कैंडो सेक्ट के साथ मिलकर समर को मारना चाहते थे। लगभग दर्जनों लोग एक ही समय पर समर पर हमला कर रहे थे। उन सभी का एक लक्ष्य था, समर को कैसे भी करके मारना। ये देख करके समर खतरे में था। फूल परी और शिवांगी ने इंडिया की एंशियंट मार्शल आर्ट टीम का नेतृत्व किया और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ गई। हालांकि बुशिडो और कराटे परिवार दोनों ही कैंडो सेक्ट के कॉम्पिटिटर थे, लेकिन वो सभी जापान के थे। उन्होंने जापान एम्परर के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा ली, जिसकी वजह से सभी एकजुट हो गए और इसलिए उन्हें पता चला कि ईजू मरने वाला है तो उसकी मदद करनी पड़ेगी। इसलिए जब फूल परी ने समर को बचाने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया तो कराटे परिवार और बुशिडो परिवार ने उसे रोकने के लिए आगे आना शुरू कर दिया। वहीं उधर इतने लोगों को हमला करते देखकर समर का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों में ठंडक छा गई। अगर आगे कैंडो सेक्ट के 9 लोग थे और पीछे ओजा सेक्ट के लोग, सब चाहते थे कि समर मर जाए। तभी समर के मन में डार्क नाइट एम्परर की आवाज गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, छोटे ही चिंता मत करो, तुम्हारी मोटल बॉडी की पहली परत ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल की अजय होनी चाहिए। जब तक कोई आत्म साधक तुम पर हमला नहीं करेगा, तुम्हारे दुश्मन स्पिरिचुअल हथियार से वार नहीं करते, तो तुम पर नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। डार्क नाइट एम्परर की आवाज सुनकर समर को राहत मिली। वो पहले से ही जानता था कि पावरफुल बॉडी कैसी है, लेकिन उसने इसकी लेवल तक उम्मीद नहीं की थी। समर ने अपनी चारों तरफ दुश्मनों को देखा और घमंड के साथ कहा, ओहो, तुम सब लोग कचरे के ढेर हो। इधर आ जाओ, मैं यही खड़ा हूं। तुम लोग मुझे काटोगे, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। समर ने अभी अभी देखा कि जिन लोगों ने हथियारों का इस्तेमाल किया वो कोई स्पिरिचुअल हथियार नहीं था, इसलिए उसे कोई नुकसान होने वाला बिल्कुल नहीं था। इसलिए वो बड़ा उत्तेजक व्यवहार कर रहा था। वहीं समर की बात सुनकर एजो ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की कि हम कूड़ा हैं? अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। समर की बात सुनकर सारे लोग गुस्से में आ गए। सिर्फ कैंडो सेक्ट के लोग नहीं, ओजा सेक्ट भी गुस्से में था। उन लोगों के साथ मिलकर समर पर हमला किया। उनके हाथ में तलवारें, ब्लेड, लाठी सब कुछ थे, लेकिन समर का कुछ नहीं बिगड़ा। ये सब हथियार समर से टकराए तो आधे टूट गए, कई टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गए। ये सब देखकर सब डर गए थे।
उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि समर कोई इंसान है या फिर कोई भूत। उसका शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है? ग्रैंड मास्टर टीयर के हथियार भी उससे टकराकर टुकड़ों में टूट गए थे। समर ने अपने आसपास के दर्जनों लोगों को देखा। जानलेवा लहजे में कहा, तुम लोग अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए उसने समर ने अपने दाहिने पंच को अपने सामने खड़े लोगों की तरफ अचानक घुमा दिया और कहा, स्ट्रेंगल हेल फिस्ट। स्ट्रेंगल हेल फिस्ट मॉर्टल बॉडी के लिए एक अनोखी पंचिक तकनीक थी, और ये इस तकनीक के साथ उसका पहला पंच था। यह पंच समर के पहले पंचों से अलग था और वो ग्रैंड मास्टर किंगडम स्टेज में था। उस पंच की ताकत 13,000 किलोग्राम थी। क्योंकि मॉडल बॉडी यानी पावरफुल तकनीक को उसने ले लिया था और जो 25,000 किलोग्राम तक विकसित थी, उसका पंच पहले व्यक्ति को पड़ा और उसका शरीर टुकड़ों में फट गया। खून फर्श पर टपकने लगा, फर्श लाल हो गया। और यह सीन देखकर थंडर वैली में सन्नाटा छा गया। हर कोई हक्का बक्का रह गया था। उन्होंने समर जितना पावरफुल और हिंसक आदमी आज तक नहीं देखा था। यह नर्क से आया एक भयानक शैतान लग रहा था। आसपास के लोग भी डर गए थे, बुरी तरह से चिल्लाने लगे थे, अरे शैतान, शैतान, ये शैतान है, सब लोग भागकर जान बचाओ, ये शैतान है। लेकिन समर किसी को भी भगाने वाला नहीं था। ये सब उसके दुश्मन थे और उसे मार डालना चाहते थे। समर की स्पीड इतनी तेज थी कि वो पल भर में उन तक पहुंच गया। उसने कैंडो सेक्ट और ओझा सेक्ट दोनों को लोगों को पीट पीट कर मार डाला। हालांकि कैंडो सेक्ट और ओझा सेक्ट के लोग अपने लेवल में पावरफुल थे, उन्हें एक्सपर्ट माना जाता था, लेकिन अब उन्होंने समर का मुकाबला करना तो कोई समर का एक पंच भी नहीं सामना कर पाया। इसके बाद समर ने मुड़कर ईजू को खतरनाक किलिंग इंटेंट से देखा और कहा, ईजू, तुम्हारे लोग तो मर चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। यह सुनकर समर उसे मारने वाला है। ईजू के चेहरे के भाव बदल गए। उसने भागने से पहले अपना शरीर घुमाया और ये सीन देखकर आसपास के लोग ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कैंडो सेक्ट का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, पहले वो अक्सर दूसरों को मारता था और आज खरगोश की तरह भागना चाहता था। ईजू समर की ताकत देखकर डर गया था, पूरी तरह से भयभीत हो चुका था। ये युवक इतना डरावना था। उसने कैंडो सेक्ट और ओझा सेक्ट के सभी लोगों को एक ही पंच में मार डाला था। ईजू भागना चाहता था लेकिन समर की स्पीड बहुत तेज थी। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। ईजू का चेहरा गंभीर हो गया। उसने समर को धमकी देते हुए कहा, समर, मैं जापान की तलवार ब्याज लीग का 3 नंबर का किंग हूं। मेरे मास्टर तलवार एम्परर है। बेहतर होगा कि तुम मुझे न मारो, वरना तुम इस आइलैंड से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। तलवार एम्परर का नाम सुनते ही समर की भौहें चढ़ गई। उसकी आंखों में ठंडक छा गई। हालांकि तलवार एम्परर पावरफुल था, लेकिन समर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह भी ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल में था और किसी भी बाकी ग्रैंड मास्टर से नहीं डरता था। इसलिए समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो अब तुम मर सकते हो। यह कहते हुए उसने अपना हाथ उठाया और एक पावरफुल पंच दे मारा। ईजू का शरीर फट गया और उसकी तुरंत ही मौत हो गई। सब लोग देखकर यह स्तब्ध रह गए कि ईजू मर चुका था। समर बड़ा ही घमंडी था और ईजू ने अपने पहले मास्टर का नाम लिया, फिर भी समर ने उसे मार डाला। यह भी नहीं समझ पाए कि समर हमेशा अपने दुश्मनों के प्रति कोई दया नहीं दिखाता। इसके बाद समर तेजी से घूमा। उसे ओझा सेक्ट और कैंडो सेक्ट की एंशियंट मार्शल टीमों के बीच एंशियंट मार्शल टोकन मिल गए थे। ताइक्वांडो सेक्ट को मारकर एंशियंट मार्शल फाइटर टोकन के साथ उसके पास अब 30 से ज्यादा टोकन हो चुके थे। फिलहाल उसके पास सबसे ज्यादा टोकन थे। समर ने थंडर स्पिरिट फ्लावर लिया और शांति से थंडर वैली से बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो सभी एंशियंट मार्शल फाइटर आंखों में डर लिए पीछे हट गए थे। समर को सभी को एक ही हाथ मारते देखकर सब घबरा गए थे। ये केवल इंडिया के मार्शल टीम फाइटर्स लोगों के चेहरे भी पीले पड़ गए थे, इसलिए वे डर गए थे। और फूल परी ने जब देखा कि उसकी अपनी ही टीम के लोगों के चेहरे पीले पड़ गए तो उसने उन लोगों से कहा, अरे समर भी तो इंडिया से है, तुम लोग क्यों डर रहे हो? कुछ अन्य मार्शल आर्ट फाइटर्स ने सावधानी से कहा, परी, हम डरते नहीं हैं। जब उन्होंने कहा कि वो डरते नहीं, तब भी उनका शरीर कांप रहा था। जब इंडिया के एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर्स टीम के लोग भी उनसे डर रहे थे तो समर ने आंखें घुमाई और मन ही मन कहा,
अरे क्या मैं इतना डरावना हूँ कि मेरी ही टीम के लोग मुझसे डरते हैं? खैर समर को तो पता ही नहीं था कि वो कितना डरावना है, लेकिन दूसरों के लिए वो एक शैतान और राक्षसी बन चुका था। समर ने उनसे बात करते हुए कहा, फूल परी और मिस शिवांगी, मुझे इस थंडर स्पिरिट फ्लावर को सोखने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। मैं आप लोगों को बाद में मिलता हूँ। ये कहते हुए वहां से चला गया। दोस्तों जब तक समर उस पावर को सोखे तब तक हम अपना काम कर लें। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता दो कि आप लोग कहां से अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई को देखते हैं। और कल से हमारा टाइम इस कहानी का 6 बजे हो रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही अपने दोस्तों तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस कहानी को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप लोग इतना कीजिए, तब तक हम कहानी पर लौटते हैं। समर को इतना हिंसक होने की वजह से उन लोगों का अचेत करना था। जैसे ही उसे थंडर स्पिरिट फ्लावर मिला, वो लोग उससे जलन करने लगे और उसे लूटना चाहते थे। हालांकि अब बात अलग थी। समर के इजू और बाकियों को चकमा देने की ताकत ने सबको डरा दिया। जलन होने पर भी वो हमला नहीं कर सकते थे। थंडर स्प्रेड फ्लावर समर को अपने लेवल में आगे बढ़ने में मदद कर सकता था। थंडर स्प्रेड फ्लावर को पावर को अवशोषित करना चाहता था, लेकिन यहाँ उसे अवशोषित करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यक्ति का शरीर नाजुक होता है, इसलिए वो व्यवधान नहीं पा सकता था। अगर कोई इस प्रक्रिया में बाधा डालता, हमला करता, तो उसका शरीर को गंभीर चोटें आती, इससे उसके लेवल में गिरावट आ जाती। समर को वहां से आगे निकलकर कोई स्थान ढूंढना था। जब वो कुछ कदम आगे बढ़ा तो सभी लोग एक तरफ फैल गए, उसे भय से देखने लगे। समर ने उन लोगों को हवा समझा, एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। अचानक उठा और तुरंत कहीं गायब हो गया। वो लगभग 150 किलोमीटर उड़ गया था। उसे एक छिपी हुई गुफा मिली और उसमें चला गया। गुफा बहुत गहरी थी। गुफा के एंट्री गेट पर प्रचुर मात्रा में पौधे थे, जो उसे एक प्राकृतिक आश्रय स्थल बना रहे थे। समर ने गुफा के एंट्री गेट को ढक दिया, उसमें प्रवेश कर गया। वो पैर मोड़कर बैठ गया और उस फ्लावर को निकाल लिया। फ्लावर के ऊपर अभी भी बिजली चमक रही थी। फूल के अंदर बिजली की अपार एनर्जी थी। समर ने अपना मुंह खोला और फ्लावर को अपने मुंह के अंदर डाल लिया। समर के शरीर के भीतर बिजली कड़कने लगी, तेज गड़गड़ाहट जैसी आवाजें आने लगी। इस बार समर उसके शरीर के ऊपर सतही पर नहीं, बल्कि उसकी अंदरूनी शरीर इंटरनल ऑर्गन्स पर भी बिजली गिर रही थी। समर के शरीर के सारी अशुद्धियां बाहर निकल गई। ये अशुद्धियां इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हानिकारक थी। थंडर स्प्रेड फ्लावर पर प्रभाव, इनसे छुटकारा पाकर उसके शरीर को सार को और भी शुद्ध बनाना था। थंडर स्प्रेड फ्लावर एक विशाल पावरफुल सुरा में बदल गया, जो समर के शरीर के अंदर घूमता रहा। इसने न केवल अशुद्धियों को दूर करने में मदद की, बल्कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स को भी अच्छा बना दिया। थंडर स्प्रेड पावर ने समर को मांसपेशियों को सघन कर दिया। बाकी पावर उसके निचले पेट की तरफ एकत्रित हो गई। यह उसके डेनेटियंस के लगातार घूमती रही। समर के डेनेटियंस में ऐसी गड़गड़ाहट की आवाज आई, मानो तेज बहती पीली नदी, उफनती नदी ने उसके शरीर की बेजोड़ बेड़ियां तोड़ दी हों। समर के शरीर के अंदर पापा की आवाज से सेम तलने लगी। दरअसल हड्डियों के आपस में रगड़ने की घर्षण हुई। जैसे ही आवाज बंद हुई, समर उठ खड़ा हुआ। उसने अपने शरीर से एक नई पावर को महसूस किया। यह पावर बड़ी पावरफुल थी। समर ने अपने शरीर के भीतर एनर्जी का संचालन किया। एक जोरदार पंच मारा। उसने तुरंत हवा में 14 गोले छेद कर दिए। 14 गोले छेद बेस्ट स्टेज को पार करने का प्रतीक था। और उसने हंसकर कहा, ओह, मैं ग्रैंड मास्टर किंगडम के बेस्ट स्टेज पर पहुंच गया हूं। अब उसका शरीर अजय था। जब तक कोई आत्म साधक नहीं आता, तब तक वो अजय था। समर ने गुफा से बाहर निकलते हुए कहा, लो अब समय आ गया है, दूसरे लोगों के टोकन छीन लिए जाए। इस बार मैं अपनी ड्रैगन ग्रुप की एंशिएंट मार्शल कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करके ही दम लूंगा। अब फूल परी और शिवांगी को छोड़कर समर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। समर गुफा से बाहर निकला और पहाड़ों के बीच चल पड़ा। उसे देखते ही सभी टीमें भागना चाहती थी, लेकिन वो बड़ी स्लो थी। समर ने मुस्कुराते हुए मार्शल टीमों को धमकी देते हुए कहा, मुझे अपने टोकन दे दो, वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। ये सब लोग जानते थे कि समर कितना क्रूर है। गुजारा करने के लिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने टोकन उसे दे दिए।
समर ड्रैगन ग्रुप की टीमों के बीच एक शैतान माना गया। कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो जानते थे कि उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। अफवाहों के साथ समर ने जल्दी से 20 एंशियंट टीमों के टोकन ले लिए। अब उसके पास कुल 200 टोकन हो गए। कंपटीशन में 500 फाइटर थे और केवल 200 ही अगले राउंड में पहुंच सकते थे। समर के पास 200 टोकन थे, इसलिए वो सबसे ज्यादा टोकन इकट्ठे करने वाला खिलाड़ी था। समर ने टीम इंडिया के पास पहुंचकर फूल परी ने समर की तरफ देखा और हैरानी भरी आवाज में कहा, समर, इतने सारे टोकन पाने के लिए कितने लोगों को मारा? फूल परी समर के पास मौजूद टोकन की संख्या देखकर हैरान थी। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, उन सभी को मुझे अपनी इच्छा से टोकन दिए। मैंने इतने लोगों को नहीं मारा, क्योंकि समर कोई किलर नहीं था। अगर वो किलर होता तो बहुत से लोगों को नाराज कर दिया। जिन लोगों को उसने मारा वो तोय कांडो, कैंडो और ओजा सेक्ट के थे, जो पहले ही उसके कट्टर दुश्मन थे। उसकी बात सुनकर फूलपरी ने आह भरी। टीम इंडिया के लीडर के रूप में अगर समर कई लोगों को मार डालता तो इंडिया को ड्रैगन ग्रुप के सभी फोर्सेस का दुश्मन न बना देता। यह बड़ी मुसीबत हो जाती। कंपटीशन का पहला राउंड समाप्त हो गया। सभी लोग अपने अपने टोकनों के साथ पहाड़ से बाहर निकल गए। इन्फर्नो थंडर माउंटेन के काले संगमरमर के पत्थरों से बने एक विशाल मैदान के बीचों बीच ऊंचा स्टेडियम था। इसके अलावा दर्शकों के बैठने के लिए स्टेडियम के बगल में कई कुर्सियां भी थी। कंपटीशन के डायरेक्टर स्वाति शर्मा, शूरवीर सिंह कैंडो सेक्ट के तीसरे एल्डर, ताइक्वांडो परिवार के लीडर और कुछ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हुए थे। वे लगभग अलग अलग परिवारों और सेक्ट के द्वारा भेजे गए ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे। देखने आए थे कि उनके एंशियंट मार्शल टीम जीत हासिल कर पाएगी या नहीं। टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स को कई बहुमूल्य इनाम दिए जाने वाले थे। जापान के रिप्रेजेंटेटिव कैंडो सेक्ट का तीसरा सबसे बड़ा एल्डर था। उसकी दूसरी भूमिका जापान के लेफ्टिनेंट की थी। उसका नाम ओनो इजू था। जापान के एक फेमस पर्सन था। वो कैंडो सेक्ट में पैदा हुआ और शाही परिवार का मेंबर बना। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा पावरफुल। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाति जी, मुझे लगता है कि मेरी टीम ने ये राउंड जीत लिया। जापान के एक प्रभावशाली दैत्य होने के नाते ओनो इजू स्वाति शर्मा को अच्छी तरह जानता था। वो जानता था कि वो बहुत पावरफुल है, युद्ध की देवी के रूप में जानी जाती है। स्वाति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि फूलपरी ने पहला राउंड जीता है। स्वाति शर्मा जानती थी कि फूलपरी कितनी पावरफुल है, क्योंकि वो एक रहस्यमयी पावर से थी। फूलपरी के साथ पली बड़ी थी, इसलिए वो इस साल की कंपटीशन में फूलपरी को इनवाइट कर पाई थी। फूलपरी बड़ी घमंडी भी थी, किसी से नहीं मिलती थी, भले ही उसे दिल्ली की मेयर रही उसको इनवाइट क्यों न किया हो। सौभाग्य से स्वाति शर्मा और फूलपरी का रिश्ता बड़ा करीबी था। इस साल की कंपटीशन जीतने के लिए उसे ने तो बुलाया था। इसके अलावा स्वाति शर्मा जानती भी थी कि फूलपरी के पास स्पिरिचुअल हथियार कमल आईना है और कंपटीशन जीतने के लिए ये बड़ा अच्छा हथियार था। जापान और इंडिया के अलावा बाकी देशों के रिप्रेजेंटेटिव भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इस राउंड में कौन जीतेगा। एक आदमी ने हैरान होते हुए कहा, पहली टीम जो बाहर आई है वो जापान की बुशोडो टीम है। मुझे आश्चर्य है कि उनके पास कितने टोकन हैं। उसके पास खड़े एक आदमी ने हैरान होकर कहा, दूसरी टीम जो आई वो जापान की ताइक्वांडो टीम है, लेकिन उनके हालात अच्छे नहीं। पहले वाले आदमी ने कहा, अरे कैंडो सेक्ट कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, वो कहाँ गायब हो गए? वे जापान की सबसे पावरफुल टीम है, इसलिए अजीब है कि वो अब तक आए नहीं। कई टीमें पहाड़ से बाहर नहीं निकली। जब लोगों ने निकलती टीमों को देखा तो वो दंग रह गई। जापान ड्रैगन ग्रुप का सबसे पावरफुल नेशन था। उनके एंशियंट मार्शल टीम सबसे बाहर निकली, लेकिन वे इतने अच्छे नहीं दिखाई दिए। सैकड़ों एंशियंट मार्शल टीमें बाहर आ जाने के बाद ओनो की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि उसे अभी भी कैंडो सेक्ट की यूजू की टीम नहीं दिखी। उसने सोचा कि शायद ये इसलिए था क्योंकि उन्हें बहुत सारे टोकन मिल गए होंगे। वो लूट से बचने के लिए पीछे चलने के लिए आए होंगे। ईजू बस इसी से खुद को तसल्ली दे रहा था। समर इंडिया की एंशियंट मार्शल टीम के पीछे पीछे चल रहा था। वो बहुत लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारे टोकन थे। जब समर पहाड़ से बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि आकाशीय बिजली रत्न पर उसका कंट्रोल कम हो गया है। यह ऐसा हुआ तो समर ने टेलीपैथी से डार्क नाइट एम्परर से कहा, सीनियर, क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बिजली रत्न पर मेरा कंट्रोल कम हो गया? डार्क नाइट एम्परर ने कहा, छोटे, इसके दो कारण हो सकते हैं।
जिनकी वजह से तुम पहाड़ों के भीतर बिजली बुला सकते थे। पहला आकाशीय बिजली रत्न और दूसरा आकाश से होने वाली गड़गड़ाहट। घाटी के आकाश में भारी मात्रा में बिजली इकट्ठी थी, लेकिन अब वो चली गई, इसलिए तुम वज्र नहीं बुला सकते। उसकी बात सुनकर समर ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन बिजली ही मेरा सबसे बड़ा तुरूप का इक्का है, इसके बिना मैं क्या कर सकता हूँ। डार्क नाइट एम्परर ने समर को समझाते हुए कहा, छोटे पहाड़ों में बिजली सबसे पावरफुल होती है। अब जब तुम बिजली को बुलाना चाहोगे तो तुम्हें आकाशीय बिजली रत्न को प्रभावित करने के लिए अपनी लाइफ एनर्जी बड़ी मात्रा में उपयोग करना होगा, इसलिए खुद को सीमित रखने का प्रयास करो। डार्क नाइट एम्परर की व्याख्या सुनकर समर के पास शब्द नहीं थे। उसने सोचा कि वो बिजली का इस्तेमाल करके लोगों को आसानी से मार देगा और वो अजय हो जाएगा, लेकिन यह केवल पहाड़ों के भीतर संभव था। अपने वर्तमान लाइफ एनर्जी के साथ वो केवल एक ही बार बिजली का आह्वान कर सकता था। जब तक आकाश में बिजली न हो, एक बार आह्वान करने से उसका काम तमाम हो जाएगा। जब टीम इंडिया और समर बाहर निकले तो सब हैरान रह गए। समर के पास बहुत सारे टोकन थे, कम से कम 200। इंडिया की मार्शल टीम बाहर निकलने वाली लास्ट टीम थी और उनके अन्य कोई टीम नहीं थी। जब उन्होंने समर के एंशियंट मार्शल टोकन की प्रचुरता देखी तो अनुमान लगा सके कि समर के पास इतने टोकन कैसे आए। जापान और कोरिया के एंशियंट मार्शल रिप्रेजेंटेटिव ने समर को ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट भर गया था। तभी ओनो इजू खड़ा हुआ और उसने बुशिडो टीम के लीडर से पूछा, वो सकूरा यूकी कहाँ है। बुशिडो टीम का लीडर लगभग 40 वर्ष का था। उसकी नाक के नीचे काली मूछें थी और वो अपनी पावरफुल अपीयरेंस का एहसास करा रहा था। वो शकूरा से नफरत भरी आवाज के साथ उसने कहा, मास्टर ओनो, यूकी इजो और कैंडो सेक्ट के सभी मेंबर्स को समर ने मार डाला। वो सकूरा और यूकी इजो जापान के दोस्त थे। वो इस बात से नाराज था कि समर ने यूकी इजो को मार डाला, लेकिन वो अपने दोस्त की मौत का बदला नहीं ले पा रहा था। इसलिए उसने ओनो को पूरी बात बताई ताकि वो समर से बदला ले ले। उसकी बात सुनते ही तुरंत उसकी नजरें समर पर जानलेवा इरादे के साथ टिक गई। ये नजरें जापान, फिलीपींस, कोरिया की एंशियंट मार्शल आर्ट फोर्स की थी। ओनो इजो अचानक खड़ा हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, समर, कैंडो सेक्ट के मेंबर्स को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? तभी एक ओझा ने भी धमकी देकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ओझा सेक्ट के मेंबर्स को मारने की? ये ओझा एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने काली टोपी पहनी थी, और वह आदमी हेवन ओझा सेक्ट से था, जो ओझा सेक्ट की ही एक शाखा थी। तभी एक आदमी और खड़ा होकर चिल्लाया, समर, ताइक्वांडो परिवार का बदला लेने के लिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसका नाम लॉन्ग पार्क था, जो कोरिया का रिप्रेजेंटेटिव था। सभी रिप्रेजेंटेटिव समर को देख रहे थे। अब किसी भी पल वो आगे बढ़कर समर को मार सकते थे। वहीं उनकी धमकी सुनकर समर मुस्कुराया। उसे जरा भी परवाह नहीं थी। बेहतर होगा कि वो मारने की कोशिश न ही करे। एक बार जब उन्होंने हमला शुरू कर दिया तो समर को उन सबसे मारने की कोई आपत्ति नहीं होगी। तभी स्वाति शर्मा अचानक उठ खड़ी हुई। वो आगे बढ़ी और उसने अंदर से एक भयानक अपीयरेंस फैला दी। एक सफेद बादल बन गया, इसलिए सभी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। स्वाति शर्मा ने मुस्कुरा कर कहा, कंपटीशन का नियम है, किसी की भी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि वो बेकार थे, अंततः समर के हाथों मारे गए। तुम लोग ऐसे समर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे के भाव बदल गए। ये सभी रूल्स के बारे में जानते थे, लेकिन जब उन्होंने उनकी टीमें बाहर नहीं आती हुई दिखाई दी तो वे नाराज हो चुके थे। अगर स्वाति शर्मा की पावर थोड़ी कमजोर होती तो वो रिप्रेजेंटेटिव उस पर हमला कर देते। मेन बात तो ये थी कि स्वाति शर्मा बड़ी पावरफुल थी। वो इंडिया की युद्ध देवी थी और ड्रैगन ग्रुप की भी बड़ी पावरफुल आर्टिस्ट। तभी उनको अचानक एक एल्डर की आवाज सुनी थी। एल्डर ने कहा, ओनो इजू, ये हमारा प्रशांत आइलैंड है, जहाँ ड्रैगन ग्रुप कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है। रोज तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? सभी ने उस आवाज को मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी लाठी लिए हुए आ रहा था। उसकी उम्र 100 साल थी। हालांकि वो बूढ़ा था, लेकिन फिर भी ताकत उसके शरीर से निकल रही थी। एल्डर का नाम नकानो इजू था और वो कैंडो सेक्ट का दूसरा एल्डर था। उसका प्रभाव ओनो इजू से ज्यादा था। वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। इजू भी समर से नफरत करता था। वो उसे तुरंत मारना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि एक कंपटीशन है और यहाँ वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इससे तो उनकी ही रेपुटेशन खराब होगी। परिवार की रेपुटेशन तो छोटी बात, उसे पूरे आइलैंड की रेपुटेशन खत्म हो जाती।
इसीलिए समर को अब कोई नहीं छू सकता था। तभी ओनो इजू ने दूसरे एल्डर की तरफ देखते हुए कहा, दूसरे एल्डर, युकी मर चुका है, आपको उसका बदला लेना होगा। युकी उनका फ्यूचर था, इसलिए बड़ी चिंता की बात थी। युकी पूरे कैंडो सेक्ट को रिप्रेजेंट करना जानता था। सौभाग्य से दूसरे एल्डर को पता था कि समर से बदला लेने का सही समय ये नहीं है। दूसरे एल्डर ने साफ तौर पर मुस्कुराकर कहा, तीसरे एल्डर, आपने गड़बड़ कर दी। अब आप कंपटीशन के होस्ट करने के लायक नहीं। बाकी कंपटीशन को मुझे होस्ट करने दे। तीसरे एल्डर को पता था कि वो कुछ ना कुछ करके ये सब कुछ बदल सकता है। उसके पास बड़ी रणनीति थी। इसलिए दूसरे एल्डर ने मुस्कुराते हुए ऊंची आवाज में अनाउंस करके कहा, आप सभी लोग प्लीज लाइन में बैठ जाएं। मुझे बताएं कि आपने कितने कितने टोकन प्राप्त किए हैं। मैं इस राउंड में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन के फाइटर्स को सिलेक्ट करूंगा। इजू की आवाज बड़ी तेज और गहरी थी, बिना स्पीकर के भी पूरे एरिया में फैल चुकी थी। जब समर ने अपने टोकन गिने तो उसके पास मौजूद टोकनों की गिनती देखकर सब हैरान थे। तभी टोकन गिनने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ने हैरान होते हुए कहा, समर 200 टोकन। पिछले 10 सालों में सभी कॉम्पिटिटर्स को मिलाकर किसी ने भी इतने टोकन नहीं इकट्ठा किए थे। अगर 20-30 साल के कंपटीशन को बात करें तो सबको मिलाकर भी इतने टोकन से ज्यादा थे। ये रिकॉर्ड इंडिया के ग्रेट कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज के पास था, क्योंकि उन्होंने पहले 150 टोकन इकट्ठे किए थे। अब उनके बेटे ने 200 टोकन इकट्ठे कर दिए थे। इस समय सबकी नजरें समर पर थी। उनकी नजरें बड़ी ही जलन से भी भरी हुई थी। समर बस मुस्कुराया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे जापान बिल्कुल भी पसंद नहीं था। समर के पीछे फूल परी, उसके पास 100 टोकन थे। वो दूसरे स्थान पर थी और समर के पास 100 टोकन कम थे। तीसरे स्थान पर शिवांगी रही, क्योंकि उसके पास 90 टोकन थे। फूल परी ने मुस्कुराते हुए तभी समर से कहा, समर, फर्स्ट पोजीशन पर आने के लिए बधाई। लेकिन उसने नकाब पहना था, इसलिए समर उसका चेहरा नहीं देख सका। ये उसका बड़ा ही अलग ही तरीका था। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर बड़ी कमजोर है। उनके टोकन लेकर बड़ा आसान था। सभी एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर अपने मूल स्थान पर बेस्ट फाइटर थे, लेकिन अब वो समर के सामने कमजोर थे। समर ने उदास नजरों से इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो बड़े कमजोर थे। तभी उधर से तीसरे एल्डर ने मुस्कुरा कर कहा, दूसरे एल्डर, चिंता की जरूरत नहीं। अभी 2 राउंड और बाकी है। ये निश्चित नहीं कि कौन जीतेगा। उसकी बात सुनकर दूसरे एल्डर ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में निर्दयता नहीं थी। वो बड़ी ऊंची आवाज में अनाउंसमेंट करते हुए बोला, पहले राउंड के पास हुए 200 पार्टिसिपेंट्स को बधाई। हम अगले राउंड के लिए ड्रा निकालेंगे। जो भी लॉटरी में सही नंबर निकालेगा वो आपस में फाइट करेगा। पहले राउंड के विनर के रूप में समर पहला ड्रा था। उसका पहला बियर नेशन के एंशिएंट मार्शल टीम के लीडर दुबैतो से हो रहा था। दुबैतो दुलुत का भाई था। अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए उस समर को मारना चाहता था। समर रिंग के बीचों बीच आ गया। दुबैतो उसके पीछे चला गया और भीड़ उन्हें देख रही थी। हालांकि बहुत सारी टीमों ने दावा किया था कि समर पावरफुल है, उसने युकी और ओझा को मार डाला, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि डुबुत भी कम नहीं है। लेकिन अगले ही पल सभी लोग चौंक गए। दुबुत ने अचानक कहा, जज साहब, मैं हार मानता हूं। सब भी हैरान थे और जज भी हैरान थे। वो पहाड़ों में नहीं गए थे, उन्हें पता था कि समर कितना ताकतवर है। दुबोतो समर को मारना चाहता था, लेकिन वो मरना नहीं चाहता था। पहाड़ों में उसने अपनी आंखों से देखा था कि समर कितना ज्यादा पावरफुल है। दुबोतो को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। वो जीना चाहता था। जज आइलैंड से आया था, वहीं दुबोतो की हार से खुश नहीं था। फिर भी वो अगली फाइट ऑर्गेनाइज करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अगला व्यक्ति जो ऊपर आया वो थाईलैंड के मार्शल फाइटर्स में से एक था। उसने भी ऊपर पहुंचते ही कहा, जज साहब, मैं भी हार मानता हूं। भीड़ फिर से चौंक गई। दुबोतो का हार मानना वाजिब था, लेकिन इसने क्यों हार मान ली? तुम तो पुराने फाइटर हो, कम से कम एक बार लड़ तो लो। अगर 2 बार वो वार भी कर दे तो चलेगा, पर नहीं, उसने तो तुरंत हार मान ली। सभी लोग बड़े ही हैरानी से उसी की तरफ देख रहे थे। तीसरा फिलीपींस का एक एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर था, जो ग्रैंड मास्टर भी था।
वो बड़ा फेमस था, उसका नाम सिराज भारद्वाज था। उसका सरनेम समर के समान था। एंशियंट मार्शल टीम के सभी रिप्रेजेंटेटिव उसे जानते भी थे। आसपास की भीड़ भी आपस में बातें करने लगी। एक लड़ाके ने कहा, अरे ये सिराज सिंगापुर का ग्रैंड मास्टर है, वो समर को हरा देगा। उसके पास खड़े लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दिव्यतों की हाथ मान लेना, समर को मार डालो। एक लड़के ने कहा, सिराज हमें विश्वास है कि आप उसे हरा देंगे। भीड़ को डर था कि सिराज उन दो पार्टिसिपेंट्सों की तरह हार ना मान ले। पार्टिसिपेंट्स को इस बात का अंदाजा नहीं था कि समर कितना ताकतवर है। वो चाहते थे कि कोई उससे लड़े और समर की असली ताकत वो देख पाए कि समर को 200 टोकन कैसे मिले होंगे। सिराज की हालत भी ठीक नहीं थी। वो भीड़ से नाखुश था। वो उसे समर से लड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे, जो उसे मरने के लिए कहने के जैसा था। सिराज को अच्छी तरह पता था कि समर कितना पावरफुल है। वो जानता था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सिंगापुर की एंशिएंट मार्शल टीम के रिप्रेजेंटेटिव ने सिराज की झिझक देखी और कहा, सिराज, आप हमारे एरिया के सबसे मजबूत मार्शल आर्ट फाइटर हैं। आपको समर के साथ पहला राउंड लड़ना ही पड़ेगा। सिराज के चेहरे के भाव बदल गए। उसने हार मानने का फैसला कर लिया था। सीनियर के सामने उसने फाइट करने की मांग शुरू कर दी, लेकिन सिराज स्पष्ट रूप से लड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने धीरे से कहा, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कहा होगा सिराज ने? क्या सिराज लड़ेगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, हमारी कल कहानी सीक्रेट घर जमाई 6 बजे आने वाली है, तो आप सभी 6 बजे अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई को बड़ा ही प्यार देना और बड़े ही प्यार से शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताना कि कहानी आपको कैसी लग रही है। और आज हमारी लव हैकर कहानी का एपिसोड भी आया है। जब किसी ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए।